अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। मुगविया जिस बच्ची को, मासूम बच्ची को ज़हीर ने कराची से अगवा किया, ज़हीर के साथ उसकी वालदा और उसके बाद उसका भाई भी शामिल था। मुकदमे की समाअत कराची की ट्रायल कोर्ट में जारी है, लेकिन आज जो है मुगविया को अदालत में पेश किया गया, फुल प्रूफ सिक्योरिटी में पेश किया गया था। उसमें सिक्योरिटी के दौरान जो जो चीज़ें उस वक्त हुई, मैंने एक वीडियो अपनी आवाज़ के साथ रिकॉर्ड की थी, लेकिन उसके बाद फिर मज़ीद क्या तफसीलात है, मज़ीद क्या चीज़ें सामने आई हैं, ख़ास तौर पर वो आपके सामने रखनी है। मेरा साथ देंगे अमीन अनवर, चूँकि अमीन अनवर को बीच में थोड़ी देर के लिए कमरा अदालत के जब बच्ची को मुगविया को मुंतकिल कर दिया गया था, तो उस वक्त अदालत में सिर्फ वाहिद रिपोर्टर हैं जिनको अंदर एक्सेस मिली थी। हमने भरपूर कोशिश की कि कमरा अदालत में चले जाएँ, लेकिन उसके बाद उस वक्त नहीं जाने दिया था। आपका अमीन बहुत शुक्रिया। देखें, बहुत सारी चीज़ें, लोग दुनिया भर से कनेक्टेड हैं। हम बार बार इसलिए बताते हैं कि लोग अगर 2 घंटे तक या 3 घंटे तक इस केस की वीडियो, अगर अपडेटेड वीडियो हम शेयर ना करें, तो लोगों के कमेंट्स और फ़ोन और उसके बाद फिर मैसेजेस आना, व्हाट्सएप पे मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। आप देखें, आज जो कुछ हुआ, हमने सुबह रिपोर्ट किया, आपने देखा, मतलब इवन के अब बाद दफ़ा लगता है कि कहीं इस केस को लेके कहीं मतलब कोई बहुत ज़्यादा हमें ज़ाती तौर पर संगीन शायद ख़तरा या उसमें कोई चीज़ से ना हमें दो चार होना पड़े, कि अब कहना नहीं चाहता था, लेकिन बाज़ दफ़ा इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। कुछ दिन पहले भी एक वीडियो में तज़किरा किया था, आज तो जैसे पुलिस के अफसर ने बाकायदा तौर पर गन निकाल ली। ये मुनासिब तरीका नहीं था, लेकिन हमने दहशतगर्दों की चीज़ों को भी रिपोर्ट किया। बड़े बड़े हाई प्रोफाइल दहशतगर्द उज़ैर बलोच जैसे, जिन के ऊपर 100 मर्डर थे। इसके अलावा MQM के जो मुल्ज़मान हैं या उनके कारकुनान हैं, उनके ऊपर भी संगीन नोयत के इल्ज़ामात होते थे, हम उनको भी कवर करते रहे। कभी रेंजर्स या पुलिस की या CTD हाई प्रोफाइल जितने भी सिक्योरिटी होती थी, कभी भी किसी ने असला नहीं निकाला था हमारे ऊपर के दूर हट जाओ। हालांकि हमें डेकोरम का और अदालती ख्याल के साथ साथ सिक्योरिटी का और अपने जो एक हदूद वजूद है उसका अंदाज़ा है, लेकिन इस केस को लेके हमें मज़ीद संगीन से संगीन चीज़ों को जो है सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम कर रहे हैं, लोग चूँकि जानना चाहते हैं, और अब कहते हैं कि मामला जो है अल्लाह के हवाले है, और हम अपनी जान हथेली पर रख के ये चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे इल्ज़ामात का सामना भी करना पड़ रहा है। कमरा अदालत में जिस वक्त आप दाखिल हुए, ज़ाहिर मुद्दई के वकील जिब्रान नासिर साहब थे, उधर जो मुल्ज़िम के वकील जो है वो आमिर नियाज़ बदेरा साहब, GM फारूकी और दीगर भी थे। तो उस वक्त क्या डिस्कशन चल रही थी कमरे अदालत में, और बच्ची के बारे में क्या क्या गुफ्तगू हुई? देखें, जब हमें एक्सेस मिली कोर्ट रूम में जाने की, तो वहाँ पर 2 बातें डिस्कस हो रही थी। एक तो ये कि 164 कराने के हवाले से क्या लीगल रिक्वायरमेंट हैं और वो किन किन हालात में जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। उसमें ये भी डिस्कशन हो रही थी कि मुल्ज़िम का जो है वो एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड होता है, जबकि दूसरी जानिब जज साहब का भी यही कहना था कि किसी भी गवाह के बयान को भी महफूज करने के लिए जो है वो बयान जो है 164 का रिकॉर्ड कराया जा सकता है। उसके क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इस पर डिस्कशन हो रही थी। जबकि ऑर्डर में भी अभी तो ऑर्डर आ गया है, तहरीरी ऑर्डर, उसमें यही कहा गया है जो मुल्ज़िम ज़हीर है उनके जो वकील हैं उनका ये कहना था कि दुआ ज़हरा को जो है वो बयान रिकॉर्ड कराना चाहती हैं, लेकिन उनका बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जाए। तो अदालत का ये कहना था कि आज की जो पेशी का मकसद था वो सिर्फ़ दुआ ज़हरा को अदालत में पेश करने का था, ताकि उनके जो हकूक़ हैं, जो उनके राइट्स हैं, उनको सेफ गार्ड किया जा सके। अदालत ने दौरान समाअत भी बार बार यही कहा कि आज हमारा जो बच्ची को यहाँ पर पेश करने का जो ऑर्डर था वो इस बात को यकीनी बनाना था कि उनके जो राइट्स हैं वो सेफ गार्ड हो रहे हैं या नहीं। अच्छा, एक चीज़ जैसे आई, जैसे बच्ची को अंदर पेश किया गया, तमाम जो लोग थे सबको बाहर निकाल दिया गया था। सिर्फ मुल्ज़िम के वकील या मुद्दई के वकील जिब्रान नासिर मौजूद थे, इसके अलावा सबको निकाल दिया गया था। बच्ची के साथ लेडीज़ पुलिस एहलकार भी मौजूद थी, या अदालती अमला और जज साहब मौजूद थे। बच्ची से जो हमें बताया गया, सवालात किए गए, पहले तो बच्ची से नाम पूछा गया, बच्ची ने अपना नाम बताया, पूछा कि तुम्हारे बाबा का नाम क्या, तो बच्ची ने अपने बाप का नाम बताया। उसके बाद फिर बच्ची से पूछा गया कि किस माहौल में रहती हो, खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, तो बच्ची ने कहा बिल्कुल मैं पुरसकून हूँ और किसी किस्म की उसको कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद फिर अदालत ने उसको जाने दिया वहाँ से, और ये मेरे ख्याल में 2 से 3-4 मिनट की कार्रवाई थी। जो कुछ कार्रवाई में आने जाने में कुछ हुआ वो तो हमने लोगों को दिखाया भी, बताया भी। तो उसके बाद फिर एक तो ये भी चीज़ सामने आई कि बच्ची को गैर ज़रूरी तौर पर अदालत में ना लाया जाए, जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तभी उसको लाया जाए। जिब्रान नासिर साहब की तरफ से भी कहा गया, प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी कहा गया कि बच्ची की जब अदालत में ज़रूरत ना हो, यानी कि अगर चार्ज फ्रेम होना है, चालान पेश होना है, तब उसको लाने की क्या ज़रूरत है। तो उस पर अदालत ने क्या कहा? बिल्कुल, अदालत के जो जज हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट आफ्ताब अहमद भुगियो, उन्होंने तफ्तीशी अफसर को भी यही कहा और दौरान समाअत भी यही कहा कि गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो
बच्ची को बार बार अदालत में ना लाया जाए। जब अदालत मुनासिब समझेगी कि दुआ ज़हरा को जो है वो पेश किया जाए तो अदालत ऑर्डर जारी करेगी कि कब पेश करना है, कब पेश नहीं करना है। अब 1 अगस्त को जो कार्रवाई होनी है उसमें भी अदालत ने सरकारी वकील को हिदायत की कि बच्ची को जो है वो पेश ना किया जाए। तो सरकारी वकील ने अदालत को ये कहा कि वो ये अदालत के जो ऑर्डर्स हैं, जो अहकामात हैं, इन्हें आगे कम्युनिकेट करेंगे। और दुआ ज़हरा को 1 अगस्त को अदालत ने कहा है कि पेश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 अगस्त को तो अदालत ने केस का ज़िमनी चालान जमा कराने की जो तारीख़ है वो मुकर्रर कर रखी है। और दूसरा जो है 164 के हवाले से बातें हो रही थी, उस पर भी अदालत ने कहा कि जब कोई दरख्वास्त आएगी तो उस पर कोई जो है वो ऑर्डर जारी किया जाएगा। और तकरीबन 1 घंटे तक जो है वो सवा एक घंटे तक ये आर्गूमेंट्स दोनों तरफ से जारी रहे। जिब्रान नासिर ने भी अपने दलाइल दिए, दूसरी तरफ से भी दलाइल जारी रहे। ताहम अदालत ने आज का तहरीरी ऑर्डर जारी किया है जो 1.5 सफ़ात पर तकरीबन मुश्तमिल है। एक चीज़ थोड़ी सी बता दें, फिर हम ऑर्डर की तरफ आएंगे कि ऑर्डर में अदालत ने क्या लिखा है। और ये बड़ा और इंतहाई सख्त ऑर्डर है कि उस पर अगर अमल दरामद किया जाएगा तो ज़ाहिर बच्ची को एक लम्हे के लिए भी इधर उधर मूवमेंट नहीं हो सकती और ना ही कोई मिल सकता है। उसमें एक चीज़ और आई, जैसे जिब्रान नासिर साहब ने अपने दलाइल में कहा कि बच्ची का 164 यानी कि 164 का जो बयान है वो एक ही दफ़ा रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे FIR में 364A लगाया गया हो। यानी कि ये मुल्ज़िम की तरफ से कहा गया है ना कि कराची में 164 बयान रिकॉर्ड कराया जाए। उनके वकील की तरफ से भी बार बार डिमांड सामने आ रही थी। तो उसमें जिब्रान नासिर साहब ने तो ये वाज़ेह किया ना कि दोबारा बयान हो ही नहीं सकता। इस जुर्म की नोयत ऐसी है कि इसका एक ही दफ़ा बयान होगा और लाहौर में ये बयान रिकॉर्ड हो चुका है। बिल्कुल, उन्होंने अदालत को बताया कि दुआ ज़हरा को जो है वो लाहौर की अदालत में 164 का जो बयान है वो रिकॉर्ड किया जा चुका है और अब इसकी मज़ीद ज़रूरत नहीं रही। और उन्होंने अदालत को बताया कि 164 है वो अदालत को भी मौसूल हो चुका है। तो पर उस पर अदालत ने बाकायदा जो उस कोर्ट के रीडर थे उनसे भी पूछा। और जब जिब्रान नासिर ने मज़ीद कहा कि इसके जो पहले तफ्तीशी अफसर थे उन्होंने वो 164 भी जमा करा दिया था। उन्होंने अदालत में ये बात कही है और अदालत को बताया है कि 164 की कॉपी जो है वो अदालत में जमा हो चुकी है, लिहाजा अब मज़ीद ज़रूरत नहीं रही। जबकि दूसरी जानिब से ये भी अदालत को कहा गया है कि दुआ ज़हरा को जो है वो कौंसल करने यानी कि वकील करने की जो है वो इजाज़त दी जाए। उसको अपोज़ किया जिब्रान नासिर साहब ने। उनका ये कहना था क्योंकि बच्ची कम उम्र है और वालिदैन ही उसके जो हैं वो सरबराह हैं, लिहाजा जो वो वकील करेंगे। तो उस पर भी काफ़ी आर्गूमेंट्स चल रहे थे। दूसरी जानिब से ये कहा गया था ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि बच्ची के जो वकील हैं वो इसके वकील जो बच्ची का जो वकील है वो वालिदैन का वकील कैसे हो सकता है। इस पर भी काफ़ी लंबी बहस चलती रही। दूसरी जानिब से जो मुल्ज़िम ज़हीर के वकील थे उनका ये कहना था कि बच्ची से भी पूछा जाना चाहिए कि वो सरकारी वकील की जो खिदमात हैं उनसे मुतमिन है या नहीं, अपना कोई और वकील करना चाहती हैं। तो इस पर काफ़ी लंबी बहस होती रही। इसमें एक चीज़ और भी हुई, जैसे मैं बताया गया कि अगर बच्ची को वकील करने की ज़रूरत पड़ेगी तो यकीनी तौर पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास है और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास जो है वो एक वकला का पैनल मौजूद है। तो अगर किसी किस्म की भी उसको ज़रूरत पड़ेगी वकील करने की, कोई दरख्वास्त दायर करनी है, कहीं उसने रजू करना है, तो उसमें ये तो तस्करा हुआ कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ही उसको अपना एक काबिल वकील दे सकती है, ना कि कोई प्राइवेट या मुल्ज़िम की तरफ से कोई ऐसा वकील दिया जाए जो केस पर असरअंदाज हो आगे जाके। बिल्कुल, जिब्रान नासिर साहब ने अपने दलाइल में ये कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास जो है वो वकला का पैनल मौजूद है। अगर वो ज़रूरत महसूस करेंगे तो जो दुआ ज़हरा हैं उनकी तरफ से कोई वकील जो है वो मुकर्रर कर दिया जाएगा और ये तमाम कार्रवाई जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की ज़िम्मेदारी है। ताहम उन्होंने प्राइवेट कौंसल जो है वो करने के हवाले से जो दरख्वास्त की गई थी, ज़बानी तौर पर जो आर्गूमेंट्स किए जा रहे थे उनकी उन्होंने मुखालफत की है कि प्राइवेट वकील की ज़रूरत नहीं है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का अपना क्योंकि पैनल है और बहुत सारी NGOs के साथ उन्होंने MOUs भी साइन कर रखे हैं। इस हवाले से उनका ये कहना था कि ये तमाम मामला अब जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो देखेगी, क्योंकि अपना उनके वकला का पैनल है। अगर कोई दरख्वास्त दायर की जाएगी तो वो भी उन्हीं के ज़रिए दायर की जानी चाहिए। अच्छा, अब तहरीरी हुक्मनामा सामने आ गया है और 2 सफ़ात पर तहरीरी हुक्मनामा है जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की आफ्ताब अहमद बुगियो का। वो उसमें क्या हुक्मनामे में क्या लिखते हैं, क्या होना चाहिए, बच्ची का मुस्तकबिल अब किस तरह तय होगा, बच्ची से कौन कौन से किस किस को मिलने की इजाज़त है, या उसके बाद क्या वो वकील कर सकती है, मुल्ज़िम को एक्सेस होगी। मुल्ज़िम ने तो मैंने सुना है कि बड़े भरपूर तरीके से कोशिश की थी कि किस तरीके से बच्ची से मुलाकात हो जाए या फिर बच्ची को वकील करके दिया जाए, 164 का बयान किसी बहाने से ले लिया जाए, या उसके बाद फिर जब जज के सामने पेश होगी तब बच्ची से कुछ कहलवा दिया जाए कि बच्ची जो है वो कहे कि मुझे कुछ जो है बयान देना है। लेकिन ऐसा अदालत के अंदर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोशिश तो बहुत की गई थी। लेकिन ऑर्डर में अदालत ने क्या लिखा है?
1.5 सफ़ात पर मुश्तमिल ये ऑर्डर है, जैसा कि आपको मालूम है। और अदालत ने 2 बातें इस ऑर्डर में क्लियर कर दी हैं। बाकी जो अफवाहें चल रही थी कि 164 की दरख्वास्त है, 164 रिकॉर्ड होना है, इस तरह की बातें, तो अदालत ने ये आज कहा है कि आज की जो समाअत थी उसका मकसद सिर्फ ये था कि दुआ ज़हरा के जो राइट्स हैं उन्हें सेफगार्ड किया जाए, और अभी तक जो है वो आज की समाअत बयान रिकॉर्ड करने के लिए नहीं थी। अदालत ने अपने हुक्म में ये वाज़े कर दिया है, और अदालत ने इस ऑर्डर में 2 और बड़ी अहम बातें की हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर इस बात को यकीनी बनाए कि अदालत की इजाज़त के बगैर किसी को दुआ ज़हरा से मिलने नहीं दिया जाएगा। जबकि दूसरी अहम बात यह की गई है कि दुआ ज़हरा की जो कस्टडी है वो इस अदालत यानी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की या कोई और कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है, जब तक उसका कोई तहरीरी हुक्मनामा ना हो उस वक्त तक यहाँ से मूव ना की जाए, यानी कि कहीं और शिफ्ट या मुंतकिल ना किया जाए। अदालत ने आज की जो हेयरिंग है उसका जो एक निचोड़ है वो इन 2 बातों का है कि जब तक अदालत की इजाज़त ना हो तो उस वक्त तक किसी को भी दुआ ज़हरा से मिलने की इजाज़त नहीं होगी, चाहे वो अक्यूज़ साइड्स हो या इधर से कंप्लेनेंट साइड हो। किसी को भी अगर मिलना है तो वो पहले अदालत से रुजू करेगा। अदालत अगर मिलने की इजाज़त देगी, वक्त और तारीख़ मुकर्रर करेगी, उसके बाद जो है वक्त और तारीख़ का नहीं लिखा हुआ, ये मैं अपनी तरफ से ही कह रहा हूँ। अदालत ने ये जो अदालत कहेगी बिल्कुल, अदालत की इजाज़त के बगैर किसी को जो है वो मिलने की इजाज़त नहीं होगी। अदालत ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को ये कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि किसी को भी अदालत की इजाज़त के बगैर दुआ ज़हरा से मिलने की इजाज़त नहीं होगी, और जब तक इस अदालत का या किसी और मुतलका कॉम्पिटेंट कोर्ट का ऑर्डर ना हो, रिटन ऑर्डर ना हो, उस वक्त तक इनकी कस्टडी कहीं और मुंतकिल ना की जाए। आपका आखिरी सवाल है, हमारे कैमरामैन भी थक चुके हैं और आप भी यकीनन थक चुके हैं, गर्मी बहुत है। इसमें गाइडलाइन के लिए आज ख़ास तौर पर बात हुई है कि बच्ची का किस तरह नाम लिया जाएगा और सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर इस केस को किस तरह रिपोर्ट किया जाएगा। कमरा अदालत में ये तस्करा हुआ, बात हुई कोर्ट रूम के अंदर भी, और बाहर जिब्रान नासिर साहब ने भी कुछ ब्रीफ किया है। तो बहुत सारे लोग तो जजेस के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, जजेस के ऊपर जो है वो बहुत सारे संगीन जो इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, और वो लोग इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं जो मेहदी अली काज़मी या उनके ख़ानदान के ऊपर भी मुसलसल इल्ज़ामात और संगीन नौयत के इल्ज़ामात जो है वो आयद करते रहे। आज भी कुछ आपने देखा कि जिस तरह कल ज़हीर पेश हुआ था और आज जब बच्ची पेश हुई तो उनसे भी इस तरह के सवालात करने की कोशिश की गई जिसका सहाफ़ती लैंग्वेज या सहाफ़ती जो इक़्तिदार होते हैं उससे बिल्कुल दूर दूर तक वास्ता नहीं। उसके बाद फिर जिब्रान नासिर साहब से भी इस किस्म के सवालात करने की कोशिश की गई। तो अब कमरा अदालत में जज साहब को क्या कहा गया और जज साहब ने जवाब में क्या कहा, और ये तो अंदिया दे दिया जिब्रान नासिर ने कि बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ फोरम्स पर मुख्तलिफ लोगों की तरफ से दरख्वास्तें भी दे दी गई हैं जो जजेस के ऊपर कीचड़ उछालते हैं या इस फैसले पर किसी न किसी सूरत जो है असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, अदालत की तवज्जो जो है वो इस जानिब भी मबजूल करवाई गई कि किस तरह जो है वो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जो है वो जजेस को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जिब्रान नासिर ने जो है वो जस्टिस इकबाल कल्हड़ो का नाम लिया कि उन्हें किस कदर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि उनका ये कहना था कि जो सिटी कोर्ट के जजेस हैं उनके हवाले से ये कहा गया कि ये तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए में जो है वो बिक जाते हैं, और तमाम ये बातें की गई, अदालत के सामने रखी गई कि गैंग्स बन चुके हैं बाकायदा तौर पर, जो है वो एक सर्कस लगा हुआ है। जिब्रान नासिर का यही कहना था कि जब भी कस्टडी यहाँ पर पेश होती है तो उसके बाद एक बार हंगामा जो है वो मच जाता है। दूसरी जानिब से भी इसी तरह के वो कहा गया कि अगर दोनों फरीक़ैन रज़ामंद हों तो मीडिया से जो है इस केस को दूर रखा जाए ताकि मीडिया हाइप जो है वो कम होगी। और जब जिब्रान नासिर साहब ने जब ये कहा कि इसके हवाले से बाकायदा तौर पर एक कानून मौजूद है कि इस किस्म के जो केसेस हैं, बच्चों से मुतालिक जो केसेस हैं उसमें जो है वो बच्चों की जो शनाख्त है, उनका जो स्कूल है, उनके जो पेरेंट्स हैं और बच्ची का जो नाम है, जो भी मुतासरा बच्चा होता है या बच्ची होती है उनका नाम जो है वो ना लिया जाए, तो ख़ुद ब खुद ही कह रहे लोगों का जो इंटरेस्ट है उस केस से जो है वो कम हो जाएगा। और दूसरी तरफ से भी इसी तरह के खदशात का इज़हार किया गया। उन्होंने भी यही कहा कि इस मामले को जो है वो मीडिया में इतनी हाइप क्रिएट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्ची, जिब्रान नासिर ने यह भी कहा कि बच्ची चाहे इधर जाए या उधर जाए, उसने अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारनी है, कहीं उस पर कोई असरअंदाज कोई चीज़ ऐसी ना हो, इन फ्यूचर असरअंदाज ना हो ताकि उन्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़े। ताहम उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट जो उनका ये कहना था कि पैमरा और दीगर जो कवानीन मौजूद हैं इस हवाले से उन पर अमल दरामद करते हुए जो है वो
शनाख्त के हवाले से ऑर्डर पास किया जाए। ताहम अदालत ने फ़िलहाल कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं किया है और देखते हैं अब मज़ीद क्या कार्रवाई होती है। 1 अगस्त को पुलिस की जानिब से चालान जो है वो जमा कराना है। और दूसरी बात ये कह दूँ कि जो दूसरी तरफ के जो वकील हैं उनका ये भी कहना था कि तफ्तीशी अफसर को भी इवन अगर मिलना है तो वो अदालत की इजाज़त के बगैर नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो भी प्रोसिक्यूशन का पार्ट होते हैं और प्रोसिक्यूशन कंप्लेनेंट एक साइड है, तो लिहाजा जो है वो तफ्तीशी अफसर को भी ना मिलने दिया जाए। ठीक है, चलें, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत कीमती वक्त दिया, बहुत अहम मालूमात जो है वो हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई। आप सबका बहुत शुक्रिया। देखें, मैं कल भी वाज़े करने की कोशिश कर रहा था कि देखें जो कराची में लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, यकीनी तौर पर उनमें एटिकेट्स, उनमें जो है वो कुछ थोड़ा सा लिहाज मौजूद है कि पुलिस का किस तरह कदर करनी है, अदलिया का जो है वो किस तरह ख्याल रखना है, और ख़ासतौर पर जब मुलज़िम या बच्ची को पेश किया जाए तो उनसे किस तरह हमने बात करनी है। लेकिन गैर ज़रूरी खाम खा के ना सवालात और ना ही इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाए जिससे इश्तियाल फैले या ये तासुर जाए कि इस मामले में कोई जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जिसमें ना बच्ची को नुकसान पहुँचे या फिर किसी तरह मुल्ज़िम को नुकसान पहुँचे। मैं पहले भी कई बार वाज़े कर चुका हूँ, मैं किसी को सच्चा या झूठा मैं या किसी को ऐसा वैसा कहने के हक़ में नहीं हूँ। जो चीज़ें अदालत में हों, जो सारा सीन हो, जो केस में हो, जो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा हो, चाहे पुलिस की तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से, मुल्ज़िम की तरफ से, मुद्दई की तरफ से या फिर किसी भी तरफ से आता है, जो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा हो, यकीनी तौर पर आप उसको रिपोर्ट करें और वो उसी तरह रिपोर्ट करें जिस तरह है। लेकिन अपनी तरफ से आप एंगलिंग दे के और इस तरह चीज़ें रिपोर्ट करें जिससे ये तासुर मिले कि पता नहीं इस केस में ना जाने क्या होने वाला है। यकीनी तौर पर हमें ख़ास तौर पर जो मुतासरा फैमिली है उसके जो है वो मुस्तकबिल का भी ख्याल रखना है कि उनके जो मुस्तकबिल होगा ना सिर्फ बच्ची का महफूज बनाना है बल्कि जो मुतासरा ख़ानदान है उनके जो मुस्तकबिल है उसका भी ख्याल रखना है। तो लिहाजा हमें थोड़ा सा अदब और एहतराम और जो है ख्याल करके एक तरीके से रिपोर्ट करना होगा, ना कि आएँ और आके एक हल्ला बोल दें पुलिस के ऊपर या किसी की वकला के ऊपर। हमने कोशिश 1-2 दफ़ा की, आमिर नियाज़ जो कि मुल्ज़िम के वकील हैं, तो हमने कोशिश करते हैं हम उनकी भी वीडियो नहीं बनाते जब उन्होंने रोक दिया था। तो जब इधर से जिब्रान नासिर ने रोक दिया तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलसल खामखा की चढ़ाई किए जा रहे थे। अब ये समझ से बाहर है कि अगर हम चाहें तो अगर जिस तरह तासुर दिया जाता है कि पता नहीं मेहदी अली काज़मी साहब ने बहुत सारे लोग ऐसे हायर किए हुए हैं, तो हम चाहें तो क्या हमारे पास एक्सेस नहीं है? यही कैमरे भी हैं, ये माइक भी है और 15-20 सहाफ़ी भी होते हैं। चाहें तो क्या आमिर नवाज़ मदेरा साहब जो हैं क्या उनसे हम सवालात नहीं कर सकते जिस तरह की चीज़ें कोर्ट में आती हैं? चूँकि हमने उनका एहतराम, उनका तकद्दुस भी रखना है। वो एक मुल्ज़िम के वैसे सीनियर वकील ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बड़े सीनियर वकील के तौर पर अदालत में पेश होते हैं, तो हमें उनका ख्याल रखना है। तो फिर अगर दूसरे नज़रिए को या दूसरी नुक्ता नज़र को अगर कोई सपोर्ट करने वाला है तो उसको भी इसी तरह मुद्दई के वकील के साथ किस तरह रवैया रखना है, पुलिस के साथ किस तरह रवैया रखना है और ख़ासतौर पर अदालतों के साथ कैसा रवैया रखना है उसको भी ख्याल रखना चाहिए कि नुक्ता नज़र को भले आप सपोर्ट करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन चीज़ों को उस तरह रिपोर्ट करें जो फैक्चुअल से चीज़ें हट के, अगर फैक्ट से चीज़ें हट के रिपोर्ट करेंगे तो फिर तासुर ये जाएगा यकीनी तौर पर या तो आप कानून से लाबल्द हैं या फिर अदालती फ़ैसले आप पढ़ते नहीं हैं। अदालतों में जो फ़ैसले होते हैं जैसे आज या कल वाले या परसों जो इससे पहले के हुक्मनामे थे वो आपने पढ़े नहीं और लंबा तबसरा कर दिया, तो ये मुनासिब अमल नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।